ओके, सो अभी हम लोग ने इंडिया में डीकोलोनाइजेशन हुआ था, ये हम लोग ने पढ़े हैं. ओके, नाउ अबाउट वर्ल्ड डीकोलोनाइजेशन. वर्ल्ड में 2 जगह सबसे बड़ी कॉलोनी थी. कौन कौन से 2 कॉन्टिनेंट थे? एंड अफ्रीका. तो अभी हम लोग इन्हीं दोनों का डीकोलोनाइजेशन पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलोनी सबसे ज़्यादा कहाँ बनी थी? अफ्रीका में. तो अब इसी का डीकोलोनाइजेशन मतलब यहाँ से जो कॉलोनियलिज्म था वो ख़त्म कैसे हुआ उसके बारे में अभी पूरी इन्फॉर्मेशन है. ओके, नाउ लुक इन द टेक्स्ट बुक. In this lesson, we are going to review the process of decolonization in Asia and Africa. We shall do it with examples of the history of a few countries. कुछ कंट्रीज़ की हिस्ट्री दी गई है जो इम्पॉर्टेंट थी एशिया एंड अफ्रीका में. सबसे पहले हम लोग कौन सा डिकोलोनाइजेशन पढ़ रहे हैं? एशिया का डिकोलोनाइजेशन. In the first half of 20th century, decolonization did not take very long. In many of the Asian and African countries, the process of decolonization was accelerated in short time because of the conflicts among the European colonizers countries, occurrence of First and Second World Wars, and the anti-colonial movements in the colonies. The European countries could not have reasoned out colonization and the exploitation of colonies from intellectual platform. The Indian freedom movement had reached culminating point under the leadership of Mahatma Gandhi. Under the situation, England had become aware of the reality of their diminishing power. This resulted in gradually introducing the system of internal autonomy in some of the colonies. Now look, एशिया एंड अफ्रीका ये जो कॉन्टिनेंट थे इसमें कॉलोनीज़ बहुत सारी बन गई थी. ऑल ओवर द मतलब अप्रॉक्सीमेट पूरा कॉन्टिनेंट ही कॉलोनी बन गया था. बट कॉलोनीज़ बनाने में कितना टाइम लगा है ना, कितने कई 100 साल के बाद कॉलोनीज़ बनना शुरू हुई थी. जैसे अगर टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, ब्रिटिशर्स, तो वो आए थे इंडिया में 16th सेंचुरी में, बट कॉलोनीज़ बनकर रूल कब करने लगे? 18th सेंचुरी में. मतलब उनको इतना सारा टाइम लग गया, पूरे कितने 100 साल का टाइम लग गया. तो उन लोगों को कॉलोनीज़ बनाने में तो टाइम लगा, बट डीकोलोनाइजेशन होने में, कॉलोनीज़ को हटने में बहुत कम टाइम लगा, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से ये सब स्टार्ट हुआ. लाइक अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हैं जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई 1914 से ये सब शुरू हुआ, और 1950 तक के मतलब 47 में जैसे इंडिया को फ्रीडम मिल गई, ऐसे 1950 तक में डीकोलोनाइजेशन पूरा कंप्लीट हो चुका था. मतलब कॉलोनियलिज्म पूरी तरह ख़त्म हो गया. मतलब अप्रॉक्सीमेट डीकोलोनाइजेशन को सिर्फ 50 इयर्स लगे होंगे और कॉलोनियलिज्म को 100 और 200 मोर देन 200 इयर्स लग गए. ओके, क्लियर अभी? नाउ लुक, इसका रीज़न क्या था डीकोलोनाइजेशन का? सबसे बड़ा रीज़न था कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन whom? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज. यूरोपियन कंट्रीज में एक दूसरे से चल रहा था ना. अब मैंने बताया था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी तो उसका रीज़न क्या था कि मैकेनाइजेशन था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था, हर एक को एक से आगे ही जाना था, हर कोई उससे अच्छा करने की ऐसे सोच रहे हैं. तो यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं अब एक दूसरे से ही कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए थे. तो डेफिनेटली जब ये लोग अपने कॉन्फ्लिक्ट में लग जाएंगे तो कॉलोनीज़ के पास टाइम आ जाएगा, कॉलोनीज़ फिर अपनी इंडिपेंडेंस की सोचने लग जाएंगे. तो वही हुआ. एक रीज़न क्या था डीकोलोनाइजेशन का? जो यूरोपियन कंट्रीज़ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे एक दूसरे को लेकर, वो एक रीज़न था. उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ऑफ कोर्स सब जो है कंट्रीज़ बहुत कमज़ोर हो गई थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो एकदम ही ख़त्म था सब कुछ. तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड जो है थोड़ा कमज़ोर पड़ने लगा, बट स्टिल इतना कमज़ोर नहीं था कि अभी जो है सब अपनी रूल ख़त्म करके चले जाएंगे. नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया. लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बहुत एक बोलते ना डिज़ास्टरस सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी. हालांकि इंग्लैंड क्या था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? विक्टोरियस था ना, जीता था, बट स्टिल इतना सब होने के बावजूद भी उसको जो है ये बात समझ में आ गई थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद इंडिया और उनकी जो कॉलोनीज है उस पर रूल करना
आसान नहीं रहेगा अब, बिकॉज सब कुछ ख़त्म हो गया था ना पैसा है उनके पास, ना सोल्जर्स बचे हैं, ना स्ट्रैटेजी है कुछ अच्छी, सारे ऑफिसर्स मर चुके हैं, सब खत्म हो गया है, तो कुछ है ही नहीं, तो आप रूल कहाँ से करोगे। और कॉलोनीज़ में अलग से प्रोटेस्ट मूवमेंट्स ये सब चल रहे हैं लीडर्स के थ्रू, तो ऑफकोर्स उनको छोड़ना पड़ेगा। अब देखो द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एकदम मतलब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो रही थी ना 1945 का टाइम था जब, तो इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स जो थे वो एकदम पीक पर थे कि मतलब अब एकदम फ्रीडम चाहिए ही और कोई चारा ही नहीं है, अब इसके अलावा कुछ नहीं, फ्रीडम दो या फिर जो है हमसे मुकाबला करो, लाइक दैट, फ्रीडम ही चाहिए थी। सो इसके लिए क्या हुआ, और लीडरशिप कौन कर रहा था फ्रीडम मूवमेंट की, महात्मा गांधी। ओके, अंडर द सिचुएशन इंग्लैंड हैड बिकेम अवेयर ऑफ द रियलिटी ऑफ डिमिनिशिंग पावर। ये जब सिचुएशन इंग्लैंड ने देखा कि भाई अब हम लोग ने वर्ल्ड वॉर तो जीत लिए हैं बट स्टिल हमारे सोल्जर्स मर चुके हैं, हमारे पास अभी फाइनेंस बहुत कम है, कुछ नहीं बचा है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एकदम कमज़ोर पड़ चुका है, प्लस जो है मूवमेंट्स चल रहे हैं कॉलोनीज़ में, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी कंट्री को छोड़कर जाओ, तो इतना तो इंग्लैंड के समझ में आ गया था कि अब रूल करना आसान नहीं है, अब रूल कर ही नहीं सकते हम लोग बिकॉज कुछ है ही नहीं अब हमारे पास। तो क्या हुआ, दिस रिजल्टेड इन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूसिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल ऑटोनॉमी इन सम ऑफ द कॉलोनीज। कुछ कॉलोनीज़ को क्या हुआ, उन्होंने अब डायरेक्टली तो सब कुछ छोड़कर नहीं चले जाएंगे, धीरे धीरे थोड़ा सा लड़ेंगे बढ़ेंगे, फिर सब एंड में छोड़कर जाएंगे, तो वैसे तो कुछ कॉलोनीज़ जो थी, कुछ एरियाज़ जो थे, उन्हें उन लोग ने उसको आज़ाद कर दिया, फ्रीडम दे दी, इंटरनल फ्रीडम मिल गई, अब वो लोग अपने इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। बट अब उसमें नेक्स्ट क्या है, जर्मनी एंड टर्की वर डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन कौन हारा था, To manage the administration of the colonies which were under control of Germany and Turkey, the League of Nations introduced the system of trustees. अब जर्मनी एंड टर्की की भी कॉलोनीज थी, ठीक है, ये सब यूरोप में आ रहे थे ना उस टाइम पर, अभी भी जर्मनी तो यूरोप में ही आता है, तो जर्मनी और टर्की की जो कॉलोनीज थी, अब ये लोग वर्ल्ड वॉर 1 में हार चुके थे, तो वर्ल्ड वॉर 1 में जब ये हारे हैं तो इन लोग की तो हालत ऑलरेडी इतनी ख़राब है, ये अपनी कॉलोनीज़ को तो संभाल नहीं सकते, तो इनकी जो कॉलोनीज़ थी अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशन ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया था, ट्रस्टीज़ का सिस्टम। ये सिस्टम के अंडर क्या होता था कि मतलब ये लुक एट देयर, इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एंट्रस्टेड विद द रोल ऑफ ट्रस्टीज़। इनडायरेक्टली लीग ऑफ नेशंस का मैंने बताया था ना, इसके सिर्फ इंग्लैंड और फ्रांस मेंबर बन पाए थे, बाकी और कोई कंट्रीज़ का मेंबर नहीं बन पाई थी, क्योंकि जो हार गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनको तो परमिशन थी ही नहीं, इवन अमेरिका जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया वो भी इसका मेंबर नहीं था, तो इंग्लैंड और फ्रांस इसके मेंबर थे। तो लीग ऑफ नेशंस ने ये पॉलिसी रखी थी ना कि जर्मनी और टर्की की जो भी कॉलोनीज़ हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन लीग ऑफ नेशन संभालेगी, उसके जो ट्रस्टीज़ हैं, और लीग ऑफ नेशन के ट्रस्टीज़ कौन रहेंगे, इंग्लैंड और फ्रांस के ही लोग रहेंगे वो लोग, क्योंकि उन्हीं की लीग ऑफ नेशन है। तो इनडायरेक्टली जर्मनी और टर्की की कॉलोनीज भी इंग्लैंड एंड फ्रांस की हो गई थी। क्लियर, कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट एनी? देन लुक, इंग्लैंड एंड फ्रांस वर, हाँ ये तो हुआ ना। लेटर इंडिया, साइप्रस एंड माल्टा सक्सेसिवली गेन देयर इंडिपेंडेंस। बाद में कौन कौन सी कंट्रीज़ का नाम है, इंडिया, साइप्रस एंड माल्टा। ये साइप्रस जो है ना ये मिडल ईस्ट में एक कंट्री है, और माल्टा जो है एक यूरोपियन कंट्री है, बट स्टिल ये क्या था, एक कॉलोनी था, ठीक है, माल्टा, इट वाज अ कॉलोनी। तो ये सबको भी फ्रीडम बाद में मिल गई। देन इन 1971, अंडरलाइन इट, in 1971 England withdrew its army from the Gulf of Iran। ईरान में जो उनकी आर्मी थी इंग्लैंड की, ये वर्ल्ड वॉर को लेकर सबको लेकर, तो क्या हुआ 1971 में इंग्लैंड ने अपनी आर्मी वहाँ से हटा ली। और रीज़न क्या हो सकता है, सोचो, क्यों आर्मी हटाई होगी अपनी? हाँ, ऑफ कोर्स हार गए थे, अब ताकत ही नहीं बची, तो आर्मी को रख के करना क्या है? अब तो वो अब सोचो गल्फ ऑफ ईरान है, तो क्या वो एरिया के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होंगे अपनी फ्रीडम को लेकर?
तो ऑफ कोर्स फ्रीडम के लिए प्रोटेस्ट चल रहा था और आर्मी इतनी पावरफुल तो थी नहीं कि उनको रोक पाती, तो ऑफ कोर्स आर्मी को हटा लिया गया। कब हटाया गया और कहाँ से हटाया गया? इंग्लैंड की आर्मी गल्फ ऑफ ईरान से हटाई गई। ओके, दिस कंट्री, ओके सॉरी। आफ्टर दैट इंग्लैंड रिलीज इट्स होल्ड ऑन सिंगापुर, इंडो चाइना, मोरक्को, सब अंडरलाइन करो, मोरक्को, ट्यूनीसिया एंड अल्जीरिया वर अंडर फ्रेंच डोमिनेशन। अब देखो ये सब डीकोलोनाइजेशन का टाइम है, तो सबकी इंडिपेंडेंस कैसे हो रही है वही बताया जा रहा है। 1971 में गल्फ ऑफ ईरान को इंडिपेंडेंस मिल गई, आर्मी हट गई वहाँ से। देन उसके बाद क्या हुआ, इंग्लैंड ने अपना होल्ड कहाँ से हटाया, अपनी कॉलोनीज कहाँ से हटाई? सिंगापुर, इंडो चाइना, मोरक्को, ट्यूनीसिया एंड अल्जीरिया वर अंडर फ्रेंच। हाँ, सिंगापुर इंग्लैंड का था। उसके बाद जो बताया जा रहा है, इंडो चाइना, मोरक्को, ट्यूनीसिया एंड अल्जीरिया, ये सब फ्रेंच डोमिनेशन थे, ठीक है। देन दीज कंट्रीज बिकेम इंडिपेंडेंट, सब इंडिपेंडेंट हो गए। वर्ल्ड वॉर के बाद सबकी हालत ख़राब थी, तो सब कॉलोनीज जो है इंडिपेंडेंट होने लगी। बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी साउथ अफ्रीका ऑल्सो गेन इंडिपेंडेंस। 20th सेंचुरी का एंड जब हो रहा था, साउथ अफ्रीका बेसिकली 1961 ऐसे कुछ ईयर में उसको इंडिपेंडेंस मिलती, मतलब 20th सेंचुरी का जब एंड हो रहा था तो साउथ अफ्रीका भी पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो गया, तब उसको भी फ्रीडम मिल चुका था। बाय द colonialism came to an end and gradually the process of decolonization was completed। अब colonization ख़त्म हुआ तो ऑफ कोर्स decolonization मतलब कंप्लीट हो गया ना। colonialism को ख़त्म करना ही decolonization था। अब जब colonialism पूरा ख़त्म तो decolonization का प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो वही बता रहा है कि जो है एकदम एंड में पूरा डिकोलोनाइजेशन ख़त्म था। यूनाइटेड नेशन वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग दिस प्रोसेस। यूएन बनी थी कब? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएन ने डिकोलोनाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, कि मतलब उसने जो है फोर्स किया था कंट्रीज़ को कि डिकोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है इसको आप लोग करो। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब मैंने बताया ना कुछ कंट्रीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। What is it? Maldives. Okay, underline it now. Portuguese entered Maldives in 1507. Portuguese Maldives में कब आए थे? Since then, Maldives began paying tribute to Portuguese in Goa. अब क्या हुआ कि जब पोर्तुगीज़ 1507 में आए थे मालदीव्स में, तो क्या हुआ था कि मालदीव्स जो थे वो जो पोर्तुगीज़ गोवा थे, गोवा में जो पोर्तुगीज़ थे उनको टैक्स पे करते थे। मतलब वो जब मालदीव्स के लोग आते थे गोवा में ट्रेड वगैरह करने, तो पोर्तुगीज़ को उन्हें टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे गोवा पोर्तुगीज़ का क्या था, बेस था ना, उनका सेंटर था ना गोवा। तो ऑलरेडी मालदीव्स के लोग जो पोर्तुगीज़ से पहले ही अटैच हो चुके थे, टैक्स वगैरह उनको पे करते थे। इन 1573 द पोर्तुगीज़ रूल वॉज एंडेड बाय मोहम्मद ठाकुर फानू अल आज़म फ्रॉम मालाबार। अंडरलाइन इट, इन 1573। देखो पोर्तुगीज मालदीव्स में कब आए और उनका रूल कब खत्म हुआ, किसके थ्रू? नाम थोड़ा अजीब है बट नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, कहाँ के थे ये? मालाबार। आफ्टर हिज एक्सेशन as the Sultan of Maldives, he made a treaty with the Dutch and gave them the administrative responsibility of Maldives। अब देखो ये जो मोहम्मद अल आज़म थे, इन्होंने क्या किया कि आफ्टर हिज एक्सेशन, मतलब कि जब उनको सुल्तान बनाया गया मालाबार का, तो उन्होंने क्या किया, ही मेड अ ट्रीटी विद डच। डच के साथ ट्रीटी साइन की, क्योंकि इन लोग अगेंस्ट किसके हैं? पोर्तुगीज़ के, क्योंकि पोर्तुगीज़ इन पर रूल कर रहे हैं ना अभी, तो इन लोग अगेंस्ट है पोर्तुगीज़ के, तो इन लोग ने डच के साथ ट्रीटी साइन की थी। ओके, ये याद रखना किसके साथ ट्रीटी साइन हुई थी, डच के साथ ट्रीटी साइन हुई। और वो ट्रीटी के थ्रू जो मालाबार का एडमिनिस्ट्रेशन था, मालाबार नहीं खाली मालदीव्स का, पूरे मालदीव्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, गवर्नमेंट के जो काम थे, वो पूरा किसके हाथ में चला गया? डच। समझ में आया? इनडायरेक्टली डच ने ट्रीटी के थ्रू, जैसे पोर्तुगीज ज़बरदस्ती घुस जाते थे, ये लोग ट्रीटी के थ्रू एंटर हो गए, और इस तरह मालदीव्स का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में चला गया?
From there on, the Sultan of Maldives began to pay tribute to the Dutch in Sri Lanka. अब तब से क्या हुआ कि जो मालदीव का सुल्तान था वो भी डच को ट्रिब्यूट यहाँ पर इन द सेंस ऑफ टैक्स आया है. ओके, तो क्या हो रहा था कि डच को जो है टैक्स पे कर रहे थे. कौन? मालदीव्स के जो सुल्तान थे, ये लोग भी डच को अब टैक्स पे करने लगे. अभी तक पोर्तुगीज़ को कर रहे थे ना, क्योंकि इनके पास कोई चांस नहीं था और पोर्तुगीज़ रूल कर रहे थे. जब डच से हेल्प मिली तो अब डच को टैक्स पे करने लगे, ट्रिब्यूट पे करने लगे और इनके अगेंस्ट हो गए पोर्तुगीज़ के. और वो भी कहाँ के डच को? श्रीलंका में. मतलब अपनी कंट्री तो उनके हाथ में दे ही चुके हैं, जो बचा है उसको भी मतलब उसको भी टैक्स पे करना है अब आपको. लेटर मालदीव्स वॉज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश. अब बाद में क्या हुआ? मालदीव्स को किससे कॉन्कर कर लिया? ब्रिटिश ने. यूरोपियन कंट्रीज में भी तो चल रही थी ना वॉर एक दूसरे से कॉलोनीज बनाने की, तो ब्रिटिशर्स ने उसको कॉन्कर किया. दे बिल्ट अ नेवल बेस एंड अ रेडियो ट्रांसमिशन सेंटर इन मालदीव्स. क्या क्या बनाया मालदीव्स में? उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा फास्ट तो थी नहीं, बट स्टिल जो भी थी इंग्लैंड के पास सबसे अच्छी थी. तो इसके लिए इंग्लैंड ने मालदीव्स में, अब आप अपनी कॉलोनी को सेव करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो इंग्लैंड जिस कॉलोनी में होता था उस कॉलोनी को बहुत डेवलप करते थे उन लोग, क्योंकि अपनी कॉलोनी को बचाना है बाकी यूरोपियन कंट्री से. तो उसने क्या क्या लगवाया? नवाल बेस पहले एकदम पावरफुल कर दिया, देन रेडियो ट्रांसमिशन लगवा दिया. देन दे ऑल्सो टुक इंडियन लेबरर्स टू वर्क इन द पैडी फील्ड्स ऑफ इन मालदीव्स. इंडिया से भी लेबर ले जाने लगे. मैंने पहले ही बताया था कि कॉलोनीज ढूंढने का यही सब रीज़न था ना. रॉ मटेरियल चाहिए कॉलोनीज़ में, और फिर वो चाहिए रॉ मटेरियल चाहिए उनको, लेबर चाहिए, फिर कैपिटल था वो, फिर सरप्लस गुड बेचना, ये सब रीज़न थे कॉलोनीज ढूंढने के. तो उन लोग ने क्या किए? इंडिया में कॉलोनी बनाए, इंडिया से लेबर उठाते और मालदीव में ले जाकर उन लोग से फील्ड में जो है काम करवाते थे. देन अंडरलाइन इट, मालदीव्स बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 26 जुलाई 1965 बाय अ ट्रीटी साइंड एट कोलंबो. मालदीव को इंडिपेंडेंट कौन सी ट्रीटी से मिली? वो ट्रीटी कोलंबो में साइन हुई थी. ओके, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये बता रहा है कि कैसे रूल हुआ था उनको और फिर कैसे उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल गई. बस कोलंबो की ट्रीटी साइन हुई और उसमें क्या था? मालदीव की इंडिपेंडेंस थी. क्लियर? एनी डाउट? एक और बार समझाऊं. देखो, पोर्तुगीज़ जो है 1507 में मालदीव्स में एंटर हुए. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि 1573 में जो मोहम्मद अल आज़म एक सुल्तान है, वो मालाबार के सुल्तान थे. ठीक है, मालाबार एक छोटी सी जगह का नाम है. उन्होंने क्या किया कि डच के साथ एक ट्रीटी साइन की, तो पोर्तुगीज़ उससे हार गए. डच और पोर्तुगीज़ में अगर लड़ाई होगी तो पोर्तुगीज़ हार गए और पोर्तुगीज़ का रूल 1573 में ख़त्म हुआ. तो डच के साथ जो ट्रीटी साइन हुई थी ना, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो मालदीव्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरा डच के हाथ में आ गया है. ठीक है, अभी तक मालदीव्स के लोग क्या कर रहे थे? जो टैक्स, जो ट्रिब्यूट पे कर रहे थे वो पोर्तुगीज़ को दे रहे थे. अब वो एडमिनिस्ट्रेशन जब डच के हाथ में चला गया तो अब किसको देंगे? वो लोग डच को देंगे. क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि बाद में मालदीव्स पर किसने कॉन्कर किया? मालदीव को बाद में ब्रिटिशर्स ने कर लिया, इंग्लैंड ने कॉन्कर कर लिया. जब इंग्लैंड ने मालदीव्स को कॉन्कर कर लिया तो सबसे पहले उसने अपनी नवाल बेस वहाँ फोर्स एकदम पावरफुल कर दी और दूसरा रेडियो ट्रांसमिशन बनवा दिया प्रोटेक्ट करने के लिए कॉलोनी को. देन उसके बाद इंडिया से लेबर ले जाए जाते थे मालदीव्स में, क्या करने के लिए? काम कराने के लिए. पैडी फील्ड्स जो होती हैं, खेत होते हैं, उसमें काम करवाने के लिए लेबर्स इंडिया से ले जाए जाते थे, क्योंकि हर जगह पॉपुलेशन इंडिया जैसी ज़्यादा तो नहीं होती थी. अब इंडिया में लेबर्स की कमी थी नहीं, तो इसलिए इंडिया से ज़्यादा लेबर्स जाते थे. और इसके बाद जो है मालदीव को इंडिपेंडेंट कब मिली? ओके, क्लियर? एनी डाउट? अभी समझ में आया? नेक्स्ट इज श्रीलंका. कहाँ है श्रीलंका? नीचे कहाँ? एक मली पर. लुक एट दैट मैप और बताओ श्रीलंका कहाँ है.